दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच पर बात करने वाले हैं जिसे बहुत लोग महसूस तो करते हैं लेकिन खुलकर बोलते नहीं। एक ट्रेडर की असली कहानी। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाओ और हाँ, अगर तुम्हें सच में मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जब दिल से लगे कि हाँ, ये बंदा हमारी बातें समझता है, तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में ये भी बताना मत भूलना कि किस शहर से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या फिर कोई और। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जानकर कि दुनिया के हर कोने से कौन लोग इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। अब धीरे धीरे कहानी शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद तुम्हारे नजरिए को बदल दे। कहानी एक बिल्कुल साधारण से लड़के की है। एक ऐसा लड़का जो रोज 500 रुपए के लिए जूझता था और आज वही लड़का सिर्फ अपने मोबाइल से रोज हजारों रुपए कमाता है। ये कहानी सुनकर तुम भी समझ जाओगे कि ट्रेडिंग से लगातार पैसा कैसे बनाया जाता है। उस लड़के का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी जर्नी जरूर बताऊंगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। घर में पैसों की तंगी रहती थी और कॉलेज के टाइम अपनी जरूरतों के लिए भी पैसा मिलना मुश्किल था। उसके पापा की सैलरी इतनी कम थी कि घर का खर्च निकलते निकलते हाथ खाली हो जाते थे। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे शेयर मार्केट के बारे में बताया। पहले तो उसे लगा कि यह सब बस किस्मत का खेल है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका दोस्त सच में मार्केट से कमाई कर रहा है, तब उसकी सोच बदलने लगी। उसने ठान लिया, अगर यह सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। उसने गूगल पर ढूंढना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समझ आया कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक सही बिजनेस की तरह चलता है। शुरुआत में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। उसे ये तक नहीं पता था कि स्टॉक किसे कहते हैं, चार्ट कैसे पढ़ते हैं या कैंडलस्टिक आखिर होती क्या है। लेकिन उसके अंदर सीखने की तड़प थी और पैसों की समस्या उसे कुछ बड़ा करने के लिए लगातार धक्का दे रही थी। पहले दिन उसने YouTube खोलकर घंटों ट्रेडिंग के वीडियो देखे। वहीं से उसे पता चला कि मार्केट में कमाई करने के दो बड़े रास्ते दो होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट, जिसमें सालों तक शेयर पकड़े जाते हैं। दूसरा ट्रेडिंग, जिसमें तेजी से खरीद फरोख्त होती है। उसने सोचा कि उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, इसलिए लंबे समय वाला इन्वेस्टमेंट उसके बस की बात नहीं। उसे रोज कमाई की जरूरत थी, इसलिए उसने ट्रेडिंग को ही अपना रास्ता बनाने का फैसला लिया। आगे उसे पता चला कि ट्रेडिंग भी अलग अलग तरह की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे में उसी दिन खरीद बिक्री कर ली जाती है। पोजिशनल में कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कई दिन या महीनों तक होल्ड करते हैं। उसने सोचा, अगर मुझे रोज कमाना है तो इंट्राडे ही सही रहेगा। अगली सुबह उसने अपने पिता से 1000 रुपए मांगे और बोला कि किताब खरीदनी है। पिता ने उस पर भरोसा करके पैसे दे दिए, मगर किताब लेने के बजाय उसने वही पैसे अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में लगा दिए। उसे यह भी नहीं पता था कि ब्रोकर क्या होता है। फिर से गूगल पर खोजा और जाना कि ब्रोकर वो कंपनी होती है जो हमें मार्केट से जोड़ती है। जांच पड़ताल की तो उसे कई तरह के ब्रोकर दिखे और यहीं से उसकी असली सीख शुरू हुई। उसे मार्केट में कई नाम मिले, जैसे जीरोधा, एंजल और ऐसे ही कई दूसरे ब्रोकर। उसने पढ़ा कि हर ब्रोकर की अपनी अलग फीस और चार्जेस होते हैं। कोई ज्यादा लेता है, कोई कम। इसलिए उसने एक ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर चुना जो कम शुल्क लेता था। अकाउंट खुलते ही उसे एक ट्रेडिंग ऐप का एक्सेस मिल गया। पहली बार जैसे ही उसने ऐप खोला, वो पूरी तरह घबरा गया। स्क्रीन पर हरे लाल नंबर चमक रहे थे, ढेर सारी कंपनियों के नाम थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। फिर उसने YouTube पर वापस वीडियो देखे और समझा कि हरा रंग मतलब प्राइस ऊपर जा रही है और लाल रंग मतलब प्राइस नीचे गिर रही है। उसे यह भी समझ आया कि कम दाम पर खरीदना और ज्यादा दाम पर बेचना ही इस खेल का बेसिक नियम है। पहले हफ्ते उसने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया। वह दिन भर देखता रहता कि कौन से शेयर सुबह गिरते हैं और दोपहर में उठ जाते हैं और कौन से शेयर सुबह उछलते हैं लेकिन मार्केट बंद होने तक नीचे आ जाते हैं। उसे धीरे धीरे समझ आया कि कीमतों में यह उतार चढ़ाव ज्यादातर खबरों की वजह से होता है। किसी कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आए तो दाम बढ़ते हैं, खराब न्यूज आए तो गिरावट आती है। इसके बाद उसने रोजाना न्यूज पढ़ने की आदत बना ली और कोशिश की कि प्राइस मूवमेंट को न्यूज के साथ जोड़कर समझे। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ तो उसने असली पैसे लगाने के बजाय पेपर ट्रेडिंग शुरू की, यानी सिर्फ नोटबुक में लिखकर यह देखना कि अगर वह असली ट्रेड करता तो प्रॉफिट होता या लॉस। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना एक भी रुपया लगाए सिर्फ प्रैक्टिस करना।
वह अपनी कॉपी में लिखता था कि अगर उसने यह शेयर इस प्राइस पर खरीदा होता तो कितना मुनाफा या कितना घाटा होता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मार्केट असल में कैसे चलता है। एक दिन उसने नोट किया कि एक शेयर सुबह 100 रुपए पर था और दोपहर तक 115 रुपए पहुंच गया। उसने अपनी कॉपी में लिखा, अगर मैं सुबह के समय 10 शेयर लेता तो 50 रुपए का फायदा हो जाता। यह देखकर उसे बहुत उत्साह मिला और उसने सोचा, अगर दिमाग लगाया जाए तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। लेकिन अगले ही दिन जब उसने किसी और शेयर पर पेपर ट्रेडिंग की तो उसे नुकसान दिखा। उसने 200 रुपये की कीमत पर खरीदने की एंट्री लिखी थी, लेकिन दोपहर तक वही शेयर 195 रुपये पर आ गया। यानी पेपर पर ही सही, लेकिन उसे 50 रुपये का लॉस दिखा। तभी उसे समझ में आया कि ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, नुकसान भी उतनी ही जल्दी हो सकता है। इसके बाद उसने और वीडियो देखे और पढ़ा कि अगर ट्रेडिंग में लगातार कमाना है तो चार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। चार्ट को देखकर कीमत आगे बढ़ेगी या गिरेगी, यही समझने की प्रक्रिया को चार्ट एनालिसिस कहते हैं और यही टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य हिस्सा है। उसने जाना कि टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैंडलस्टिक चार्ट से होती है। हर कैंडल एक टाइम पीरियड की कहानी बताती है। अगर 5 मिनट का चार्ट खुला है तो हर कैंडल 5 मिनट की कीमत का उतार चढ़ाव दिखाती है। अगर 1 घंटे का चार्ट देखते हो तो हर कैंडल 1 घंटा बताती है। तो अगर 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो तो हर कैंडल पूरी 1 घंटे की मूवमेंट दिखाती है। 3 महीने बीतते बीतते उस लड़के के पास करीब 1400 रुपये हो चुके थे। अब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था और उसका ट्रेडिंग तरीका पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने ध्यान दिया कि मार्केट में कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब दाम तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। सुबह 9:15 से 10:30 तक और दोपहर 2:30 से 3:15 तक उसे सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती थी। यानी ये समय ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतर थे। उसने ये भी समझा कि हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं होता। सोमवार और मंगलवार में वॉल्यूम ज्यादा रहने की वजह से अच्छा मूवमेंट आता है। बुधवार और गुरुवार थोड़े अनिश्चित होते हैं और शुक्रवार को तो वह हल्का ट्रेड करता था, क्योंकि हफ्ते के अंत में अधिकांश लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। वह रोज एक डायरी में अपने सारे ट्रेड लिखता था। कितने पैसे से ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, एंट्री का कारण क्या था, एग्जिट क्यों किया, कौन सा पैटर्न दिखाई दिया, कहां गलती की और अगली बार क्या सुधार कर सकता है। इस ट्रेड जर्नल की वजह से उसे अपनी आदतें और गलतियां समझ आने लगी। उसे पता चला कि जब वह बिना सोचे समझे जल्दी में ट्रेड करता था तब ज्यादा नुकसान होता था, लेकिन जब वह सही सेटअप का इंतजार करता था तब अच्छी कमाई होती थी। यहीं से उसे समझ में आया कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। धीरे धीरे उसने कुछ नए इंडिकेटर्स भी सीखने शुरू किए। उनमें से RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स उसका पसंदीदा इंडिकेटर बन गया। RSI ये दिखाता है कि RSI उसे यह समझने में मदद करता था कि कोई शेयर ज्यादा खरीद लिया गया है, ओवरबॉट, या फिर बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, ओवरसोल्ड। जब RSI 70 के ऊपर चला जाता था तो इसका मतलब होता था कि शेयर में गिरावट आ सकती है, और जब यह 30 के नीचे होता था तो अक्सर वह मानता था कि कीमत ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद उसने MACD सीखा, जो ट्रेंड बदलने के संकेत देता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो यह मार्केट में तेजी का संकेत होता है, और जब MACD लाइन नीचे से गुजरती है तो यह कमजोरी का इशारा होता है। बॉलिंजर बैंड ने उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बदलते हुए लेवल समझने में मदद की। जब प्राइस लोअर बैंड को छूती थी तो वह खरीदने का मौका ढूंढता था, और जब प्राइस अपर बैंड तक पहुंचती थी तो वह बेचने के बारे में सोचता था। उसने स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी सीख लिया, जो मोमेंटम को दर्शाता है। इसमें भी 80 के ऊपर ओवरबॉट और 20 के नीचे ओवरसोल्ड की स्थिति मानी जाती है, लेकिन यह RSI से थोड़ा ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिग्नल जल्दी मिल जाते हैं। धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग स्टाइल साफ होने लगी। अब वह सिर्फ उन्हीं सेटअप्स में ट्रेड करता था जहां कम से कम 3 बातें उसके पक्ष में होती थीं, जैसे प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के पास हो, RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो। तभी वह खरीदारी करता था। इसके अलावा उसने सेक्टर एनालिसिस भी समझना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि कई बार पूरा सेक्टर 3 एक साथ चलता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी आती है तो लगभग सभी बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और अगर IT सेक्टर कमजोर होता है तो पूरे सेक्टर के शेयर दबाव में आ जाते हैं। इसीलिए वह हर ट्रेड लेने से पहले
सेक्टर की दिशा को भी ध्यान से देखता था। वह रोज सेक्टरल इंडेक्स जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा आदि पर नजर रखता था। जिस सेक्टर में मजबूती दिखती थी, वह उसी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड लेने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में भी समझा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में रिटर्न और रिस्क दोनों अलग अलग होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स स्थिर होते हैं लेकिन रिटर्न सीमित देते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां तेज रिटर्न दे सकती हैं, मगर उनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। शुरुआत में उसने खुद को सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स तक सीमित रखा, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि स्टॉक को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। कम लिक्विड स्टॉक्स में कई बार एग्जिट करना भी मुश्किल हो जाता है। चौथे महीने में उसने F&O यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि यह एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है, जहां मुनाफा बड़ा हो सकता है लेकिन नुकसान भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। इसलिए उसने तय किया कि अभी वह सिर्फ कैश सेगमेंट में ही ट्रेड करेगा। उसके कुछ दोस्तों ने उसे टिप्स फॉलो करने की सलाह दी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ढेर सारे ग्रुप्स थे जो फ्री टिप्स देने का दावा करते थे, लेकिन उसने उन सबको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे भरोसा था कि अपनी एनालिसिस ही ज्यादा भरोसेमंद है। वह पेड टिप्स के बारे में भी सुन चुका था, लेकिन उसके पास वैसी सर्विस लेने के लिए पैसे नहीं थे। और बाद में उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि ज्यादातर टिप प्रोवाइडर्स सिर्फ नाम के एक्सपर्ट होते हैं। अब धीरे धीरे उसकी डेली कमाई बढ़कर 50 से 100 रुपए के बीच, 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 50 से 100 आने लगी थी। कुछ दिनों में उसका 50 रुपए का प्रॉफिट 200 रुपए तक पहुंच जाता था और कुछ दिनों में 20 से 30 रुपए का छोटा नुकसान भी हो जाता था। लेकिन कुल मिलाकर हर महीने वह लगभग 1000 से 1500 रुपए तक लगातार कमा रहा था।
पढ़ाई के साथ साथ उसने ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना शुरू कर दिया। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले वह प्री मार्केट एनालिसिस जरूर करता था। कौन से स्टॉक्स गैप अप खुले हैं, कौन से गैप डाउन, और इसके पीछे वजह क्या है। गैप अप का मतलब स्टॉक पिछले दिन के क्लोज से ऊंचा खुलना। गैप डाउन का मतलब पिछले क्लोज से नीचे ओपन होना। यह ज्यादातर कंपनी की खबरों की वजह से होता है। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते तो उसका स्टॉक अक्सर गैप अप खुलता, और अगर रिजल्ट उम्मीद से खराब होते तो अधिकतर गैप डाउन दिखाई देता। सरकारी नीतियों का असर भी कई बार सीधे ओपनिंग प्राइस पर दिख जाता था। उसे यह भी समझ आया कि छोटे गैप अक्सर दिन में भर जाते हैं। अगर कोई स्टॉक छोटा गैप अप ओपन होता है तो दिन में नीचे आकर वो गैप भर देता है। अगर छोटा गैप डाउन होता है तो ऊपर चढ़कर वह गैप को क्लोज कर देता है। लेकिन बड़े गैप्स आमतौर पर फील नहीं होते। यहीं से उसने गैप फीलिंग स्ट्रेटजी अपनानी शुरू की। छोटा गैप अप दिखता था, वह शॉर्ट करने का मौका ढूंढता। छोटा गैप डाउन दिखता था, वह लॉन्ग एंट्री लेता। धीरे धीरे यह स्ट्रेटजी उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगी। उसने आगे बढ़कर ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी सीख ली। अब वह समझ चुका था कि जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलता है उसे ब्रेकआउट कहते हैं, और जब स्टॉक सपोर्ट तोड़कर नीचे जाता है उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। धीरे धीरे 8वें महीने तक उसकी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब उसके पास 5,000 रुपए का कैपिटल था और वह रोज 200 से 300 रुपए लगातार कमा रहा था। लेकिन यहीं उसे एक बात समझ आई, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से उसकी ग्रोथ लिमिटेड है। अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। यही सोचकर उसने फ्यूचर्स और ऑप्शंस की गहराई में उतरना शुरू किया। पहले वह इन्हें हाथ भी नहीं लगाता था क्योंकि F&O उसे बेहद रिस्की लगते थे। लेकिन अब उसके पास अनुभव था, मार्केट को समझने की नजर थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वक्त है लेवल अप करने का। उसे पता चला कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है, यानी कम पैसे में बड़ी पोजीशन ली जा सकती है। जैसे अगर रिलायंस 2,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो उसका एक लॉट कैश मार्केट में खरीदने के लिए 2 लाख रुपये चाहिए। लेकिन फ्यूचर्स में वही लॉट सिर्फ 20,000 रुपये के मार्जिन में लिया जा सकता है, यानी 10 गुना लेवरेज। और लेवरेज का असली मतलब प्रॉफिट भी 10 गुना और लॉस भी 10 गुना। अगर रिलायंस 10 रुपये ऊपर जाता है, कैश में आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन फ्यूचर्स में वही मूव आपको 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट दे सकता है। और यही ताकत उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर रिलायंस 10 रुपये नीचे चला जाए तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। इसी बैलेंस, रिस्क और रिवॉर्ड को समझकर उसने फ्यूचर्स ट्रेडिंग की दुनिया में अपने कदम मजबूती से रखे। अगर रिलायंस 10 रुपये नीचे जाता है तो फ्यूचर्स में 1,000 रुपये का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए उसने तय किया कि पहले बिना रिस्क लिए पेपर ट्रेडिंग करेगा। पेपर ट्रेडिंग के 1 महीने में उसने बहुत कुछ सीखा। उसे समझ आया कि फ्यूचर्स का बिहेवियर कैश मार्केट से अलग होता है। कभी फ्यूचर का प्राइस कैश से ज्यादा होता है, इसे प्रीमियम कहते हैं। कभी फ्यूचर कम प्राइस पर ट्रेड करता है, इसे डिस्काउंट कहते हैं। कैश और फ्यूचर के प्राइस का जो अंतर होता है उसे बेसिस कहा जाता है, और जब यह बेसिस बहुत बढ़ जाता है तो वहां आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन यह एडवांस स्ट्रेटजी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अभी सिर्फ समझना है, सीखना है, करना नहीं है। पेपर ट्रेडिंग करते हुए उसे महसूस हुआ कि फ्यूचर्स की वोलेटिलिटी अलग ही लेवल की होती है। कभी 5 मिनट में ही 50 से 100 रुपए का प्रॉफिट और उतना ही बड़ा लॉस भी। इस मार्केट में टिकने के लिए तेज फैसले और उससे भी तेज रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। यही वजह थी कि उसने अपने लिए एक सख्त रूल बनाया। फ्यूचर में वह अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 10% ही यूज करेगा। अगर उसके पास 5,000 रुपए हैं तो वो सिर्फ 500 रुपए का ही रिस्क लेगा, भले ही फ्यूचर्स का एक्सपोजर लाखों में क्यों ना हो। 9वें महीने में आखिरकार उसने रियल फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू की। उसका पहला लाइव ट्रेड था बैंक निफ्टी फ्यूचर में। उस दिन बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास चल रहा था। उसने एक लॉट खरीदा जिसका एक्सपोजर लगभग 1 लाख रुपये था, लेकिन मार्जिन सिर्फ 15,000 रुपये में मिल रहा था। ट्रेड लेने के 10 मिनट बाद बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चला गया, और क्योंकि बैंक निफ्टी में 1.21 रुपये होता है, उसका पहला ही फ्यूचर ट्रेड मिनटों में प्रॉफिट में आ गया। इसलिए उसे कुछ ही मिनटों में 10 रुपये के ऊपर 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि कैश मार्केट में इतना प्रॉफिट वह अक्सर पूरे दिन में बनाता था।
और यहां फ्यूचर्स में मिनटों में मिल गया था। लेकिन मार्केट ने उसे तुरंत दूसरा चेहरा दिखाया। अगले ही 5 मिनट में बैंक निफ्टी अचानक 80 पॉइंट नीचे गिर गया। अब उसके स्क्रीन पर 750 रुपए का लॉस दिख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुके या निकले। आखिर उसने घबराकर पोजीशन क्लोज कर दी और 750 रुपए का नुकसान स्वीकार कर लिया। उस एक ट्रेड ने उसे सबसे बड़ा सबक दिया। फ्यूचर्स में चीजें सेकंडों में बदल जाती हैं। उसने तय किया कि अभी और प्रैक्टिस जरूरी है। अगले कुछ दिनों तक वह फिर से पेपर ट्रेडिंग करता रहा, टेस्ट करता रहा, समझता रहा। उसे महसूस हुआ कि फ्यूचर ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और इस टाइम पर ट्रेड करना बेहद रिस्की है। फिर उसने एक और बात सीखी, पोजीशन साइजिंग फ्यूचर्स में जान बचाती है। कैश में तो वह 500 से 1000 रुपए के ट्रेड करता था, लेकिन फ्यूचर्स में एक गलत मूव सीधे हजारों का नुकसान करा सकता है। इसीलिए उसने अपने लिए नए सख्त रूल बनाए। 1, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ही ट्रेड करेगा। 2, एक समय में सिर्फ एक ही लॉट लेगा। 3, हर ट्रेड में 50 पॉइंट का फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखेगा। इन रूल्स को अपनाकर उसने दोबारा फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू की। अब उसके रिजल्ट्स पहले से बेहतर आने लगे। कभी कभी लॉस होता था, लेकिन ओवरऑल वह कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगा। 10वें महीने में उसने सोचा, अब वक्त है एक नए लेवल पर जाने का, और वह पहुंचा ऑप्शंस की दुनिया में। ऑप्शंस फ्यूचर्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन आपको किसी स्टॉक को खरीदने का अधिकार देता है और पुट ऑप्शन आपको किसी स्टॉक को बेचने का अधिकार देता है। लेकिन जैसे जैसे वह ऑप्शन की दुनिया में घुसा, उसे पता चला कि ऑप्शन सिर्फ कॉल पुट का खेल नहीं है। इनकी कीमत कई चीजों से मिलकर बनती है। अंडरलाइंग प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट, और इन सब को मिलाकर पैदा होते हैं एक जटिल से मैथमेटिकल सेट, द ग्रीक्स। ये 5 ग्रीक्स ऑप्शंस की धड़कन की तरह काम करते हैं। 1, डेल्टा। 1 रुपये हिले तो कितना हिलेगा? डेल्टा बताता है कि अगर अंडरलाइन 1 रुपये ऊपर जाए तो ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। 2, गामा। डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा? गामा डेल्टा की स्पीड बताता है, मतलब मार्केट का मूड कितनी तेजी से बदल रहा है। 3, 4, वेगा। वोलेटिलिटी का जादू। वेगा बताता है कि मार्केट ज्यादा उछल कूद कर रहा है या शांत है। वोलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। 5, और रछो। इंटरेस्ट रेट का असर रो दिखाता है कि ब्याज दरें बदलें तो ऑप्शंस की प्राइस कैसे बदलेगी। ये सब उसके लिए पहले पहले लगभग किसी एलियन लैंग्वेज जैसे थे, लेकिन उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। पहले उसने सिंपल सा तरीका पकड़ा, ऑप्शन बाइंग। जब लगता मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बाय जब लगता मार्केट नीचे जाएगा, पुट बाय ये सबसे आसान स्ट्रेटजी थी। और उसे एक चीज बहुत पसंद आई, ऑप्शन बाय करने में लॉस लिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। अगर उसने 100 रुपये का कॉल खरीदा तो 100 रुपये से ज्यादा कभी नहीं गंवाएगा। लेकिन अगर मार्केट भाग रहा है तो प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं। लेकिन ऑप्शन की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन एक ही था, टाइम डिके। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, समय कभी नहीं रुकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा ऑप्शन की वैल्यू को खा जाता है। अगर अंडरलाइन प्राइस नहीं हिली तो सिर्फ टाइम गुजरने से ही ऑप्शन सस्ता हो जाता है। और यही उसने शुरुआत में महसूस किया। वह कुछ कॉल ऑप्शंस खरीदता, उसे लगता मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट खड़ा रहता और उसके ऑप्शंस की वैल्यू धीरे धीरे पिघल कर नीचे आने लगती। लेकिन मार्केट उस दिन साइडवेज चला गया, ना ऊपर ना नीचे, बस एक ही जगह अटका रहा। और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, टाइम डिके, थीटा। हर मिनट 16वें महीने प्रोफेशनल ट्रेडर का जन्म। अब वह लड़का पहले वाला नहीं था। अब उसने ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना शुरू कर दिया था। उसके पास अब करीब 5000 रुपए का कैपिटल था और वह महीनों में 15,000 से 20,000 रुपए कमा रहा था। लेकिन वह जानता था, अगर ग्रो करना है तो प्रोफेशनली सेटअप बनाना ही होगा। सबसे पहले उसने अपना ट्रेडिंग सेटअप अपडेट किया। एक फास्ट लैपटॉप खरीदा जिसमें हाई स्पीड प्रोसेसर और ज्यादा रैम थी, ताकि चार्ट्स कभी लैग ना करें। 2 मॉनिटर लगाए, एक पर सिर्फ चार्ट्स, दूसरे पर न्यूज, ओपन इंटरेस्ट
डेटा और वॉच लिस्ट। एक हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट डलवाया ताकि ऑर्डर में 1 सेकंड भी डिले ना हो। उसने अपना ट्रेडिंग रूम भी पूरी तरह प्रोफेशनल बना दिया। एक आरामदायक एर्गोनोमिक चेयर, सॉफ्ट लाइटिंग कंट्रोल्ड रूम, टेम्परेचर साफ और मिनिमलिस्ट डेस्क। ट्रेडिंग जर्नल के लिए अलग नोटबुक। अब उसका रूम एक छोटे से ट्रेडिंग ऑफिस जैसा लगने लगा था। उसकी मॉर्निंग रूटीन भी बदल गई। अब वह रोज सुबह 7 बजे उठता था। सबसे पहले एक्सरसाइज करता था ताकि दिमाग तेज और शरीर एक्टिव रहे। उसके बाद वह जल्दी से तैयार होकर फ्रेश हो जाता था। हल्का नाश्ता करके 8 बजे शार्प ट्रेडिंग डेस्क पर बैठ जाता था और 8 बजे से 9:15 तक उसका सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता था। प्री मार्केट एनालिसिस। यूएस मार्केट, डाउ, एस&पी, नैस्डैक कैसे बंद हुए? यूरोपियन मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है? एशियन मार्केट्स, निक्की, हैंगसेंग कैसे चल रहे हैं? क्रूड ऑन ऑयल ऊपर है या नीचे? इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्ड, USDINR, बॉन्ड यील्ड्स की मूवमेंट। आज की इंडियन इकोनॉमिक न्यूज, CPI, RBI इवेंट, कंपनी रिजल्ट, सेक्टर स्पेसिफिक अपडेट। वह हर चीज नोट करता था। यह रूटीन अब उसकी ट्रेडिंग लाइफ का मजबूत हिस्सा बन गया था। वह रोज FII, DII का डेटा भी चेक करता था। उसे पता था कि FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशक मार्केट की धड़कन होते हैं। अगर FII भारी मात्रा में बेच रहे हों तो मार्केट पर दबाव बनता है और अगर DII आक्रामक तरीके से खरीद रहे हों तो मार्केट को एक मजबूत सपोर्ट मिलता है। इसके बाद वह सेक्टरल परफॉर्मेंस देखता था, कौन सा सेक्टर मजबूत दिख रहा है और कौन टूट रहा है। निफ्टी बैंक, IT, फार्मा, ऑन्टो, मेटल, हर सेक्टर के इंडिविजुअल चार्ट वह स्कैन करता था। जो सेक्टर उस दिन आउट परफॉर्म कर रहा होता, उसी सेक्टर में वह ट्रेडिंग का मौका ढूंढता था। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के दौरान उसका फोकस और तेज हो जाता था। वह रिजल्ट कैलेंडर देखता, आने वाली कंपनीज की अर्निंग्स, अनुमान और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन समझता। उसे पता था कि रिजल्ट से स्टॉक में तेज मूवमेंट आता है, इसलिए वह पहले से तैयार रहता। उसने आर्थिक कैलेंडर पर भी पकड़ बना ली थी। GDP, महंगाई, CPI, थोक महंगाई, WPI, ब्याज दरें, कब क्या आने वाला है, उसे पहले से पता रहता था। इन दिनों मार्केट ज्यादा वोलाटाइल होता है, इसलिए वह एक्स्ट्रा सतर्क हो जाता। 9:15 पर जैसे ही मार्केट खुलता, वह जल्दबाजी नहीं करता था। पहले 15 मिनट सिर्फ मार्केट को पढ़ता था। ये समझता था कि शुरुआती मूव असली है या सिर्फ नॉइज। चाहे मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन, वह सिर्फ ऑब्जर्व करके शुरुआत करता था। अगर मार्केट गैप अप खुलती या गैप डाउन, वह सबसे पहले ओपनिंग रेंज को ध्यान से पढ़ता था। उसे पता था कि शुरुआती 15 मिनट का हाई लो ही दिन की असली दिशा तय करता है। धीरे धीरे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट उसकी फेवरेट स्ट्रेटजी बन गई। अगर मार्केट 15 मिनट का हाई तोड़ दे तो वह लॉन्ग जाता था और अगर लो टूटे तो बिना हिचक शॉर्ट करता था, क्योंकि उसे पता था रेंज टूटते ही असली मूव शुरू होती है। इसके साथ उसने मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल को भी गहराई से समझना शुरू किया। मार्केट प्रोफाइल उसे यह बताता कि मार्केट ने किस प्राइस लेवल पर कितना समय बिताया, जबकि वॉल्यूम प्रोफाइल यह दिखाता कि किन लेवल्स पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ। इन दोनों को मिलाकर वह मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉट पहचान लेता था। POC यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसका फेवरेट लेवल था, जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो। यह मार्केट का मैग्नेट होता है, जहां प्राइस बार बार आकर रुकती या घूमती है। वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो भी उसके लिए बेहद जरूरी लेवल थे, क्योंकि 70% वॉल्यूम इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच ट्रेड होता था। इन लेवल्स के बाहर जाना अक्सर एक असाधारण मूव का संकेत देता था। धीरे धीरे वह ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग तक पहुंच गया। यहां वह बिड आस्क, ऑर्डर बुक डेप्थ और बड़े ऑर्डर्स को ट्रैक करता था। कौन सा बड़ा प्लेयर कहां एंट्री कर रहा है, किस लेवल पर भारी क्वांटिटी रखी गई है। यह एडवांस था, लेकिन उसकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा देता था। उसने डार्क पूल्स के बारे में भी सीखा, जहां बड़े संस्थागत इन्वेस्टर्स अपने भारी ऑर्डर्स को चुपचाप एग्जीक्यूट करते हैं ताकि मार्केट को भनक भी न लगे। यह जानकारी उसे समझने में मदद करती थी कि असली स्मार्ट मनी किस दिशा में बह रही है। जब भी बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पब्लिक मार्केट में आते, अचानक तेज प्राइस मूव्स दिख जाती थीं। वह अब इन मूव्स को आसानी से पहचानने लगा था। धीरे धीरे उसकी मंथली इनकम भी बदलने लगी। कभी 2,000 रुपये, कभी 3,000 रुपये और कुछ महीनों में तो 4,000 रुपये तक बन जाता था।
लेकिन कमाई बढ़ने के बावजूद वह कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एक ही थी, रिस्क मैनेजमेंट। 17वें महीने में उसने सोचा कि अब ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाने का समय आ गया है। अभी तक वह सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को ही रीइन्वेस्ट 17वें महीने में उसने सोचा कि अब ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाने का समय आ गया है। अभी तक वह सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को ही रीइन्वेस्ट कर रहा था, जिससे ग्रोथ स्लो महसूस हो रही थी। एक बार उसके मन में एक्सटर्नल फंडिंग लेने का आइडिया भी आया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने तय किया कि बिना पूरी स्किल और कॉन्फिडेंस हासिल किए बाहर की फंडिंग लेना उसकी ट्रेडिंग को उलझा सकता है। इसलिए उसने साफ फैसला लिया, पहले खुद को मास्टर करना है, फंडिंग बाद में देखेंगे। इस दौरान उसने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी काफी ध्यान दिया। ट्रेडिंग जर्नल के साथ साथ उसने एक इमोशनल जर्नल भी बनाना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद वह लिखता, ट्रेड लेते समय कैसा महसूस किया, नर्वस था या शांत, कॉन्फिडेंट था या ग्रीडी। उसने महसूस किया कि जब उसका मन रिलैक्स होता है तब वह सबसे बेहतर डिसीजन लेता है, लेकिन जब स्ट्रेस, हड़बड़ी या ओवरथिंकिंग होती है तब गलतियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए उसने मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंड कैल्मिंग टेक्निक्स पर काम करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस। स्क्रीन के सामने घंटों बैठने के लिए सिर्फ दिमाग का फोकस नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। लगातार फैसले लेना ट्रेडिंग का हिस्सा था और उसने समझ लिया था कि मेंटल फटीग होने पर सबसे बड़ा दुश्मन अपना ही दिमाग बन जाता है। इसलिए उसने खुद के लिए एक जरूरी रूल बनाया, सैटरडे को पूरा ऑफ। उस दिन कोई चार्ट, कोई एनालिसिस, कोई मार्केट नहीं, सिर्फ फैमिली टाइम, दोस्तों से मिलना, मूवीज और दिमाग को रीसेट करना। इससे उसकी क्लैरिटी और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होने लगे। फिर आया 31वां महीना और उसके ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा डिसीजन। अब उसे लगा कि सिर्फ इंडिया में नाम बनाना काफी नहीं है। अगर वाकई में टॉप लेवल ट्रेडर बनना है तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी पहचान बनानी होगी। उसने फैसला किया कि सबसे पहले अपना ऑफिस सिंगापुर में खोलेगा। सिंगापुर एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है और यहां से पूरे एशिया पैसिफिक रीजन तक पहुंच बनाना आसान था। लेकिन बाहर देश में बिजनेस सेट करना आसान नहीं था। रूल्स अलग, टैक्स सिस्टम अलग, डॉक्यूमेंटेशन भी काफी ज्यादा। उसने एक लोकल लॉ फर्म को हायर किया ताकि सब कुछ सही और लीगल तरीके से हो सके। कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, बैंक अकाउंट खुला, ऑफिस स्पेस लिया गया और लोकल टीम हायर की गई। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 3 महीने लगे। सिंगापुर ऑफिस का मुख्य काम था एशियन मार्केट्स का डीप रिसर्च, जापान, कोरिया, हांगकांग और ताइवान के मार्केट्स को स्टडी करना, वहां के पैटर्न्स समझना, लोकल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और रीजनल क्लाइंट्स को सर्विस देना। इसी दौरान उसे एक और बड़ा सच समझ आया, हर देश की अपनी एक अलग ट्रेडिंग कल्चर होती है। कहीं लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, कहीं बहुत हाई रिस्क लेते हैं, कहीं डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, तो कहीं इमोशंस ज्यादा चलते हैं। इन सबको समझना उसकी ग्लोबल सक्सेस के लिए बेहद जरूरी था। जैसे जैसे वह एशियाई मार्केट्स को समझता गया, उसे महसूस हुआ कि हर देश का अपना एक अनोखा ट्रेडिंग डीएनए होता है। जापान में लोग ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं। कोरिया में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का जबरदस्त क्रेज है। हांगकांग में रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर्स हमेशा से मजबूत रहे हैं। इन मार्केट्स को गहराई से समझने के लिए उसे हर देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज का भी अध्ययन करना पड़ा। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज मार्केट की दिशा कैसे बदलती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी निवेशकों के भरोसे को कितना प्रभावित करती है और देशों के ट्रेड रिलेशंस कैसे करेंसी मूवमेंट को ड्राइव करते हैं। ये सब अब उसके लिए ट्रेडिंग का उतना ही जरूरी हिस्सा बन गया था जितना कि चार्ट्स और पैटर्न्स। फिर आया 32वां महीना, उसके करियर का एक और बड़ा माइलस्टोन। सिंगापुर में उसने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, एशिया पैसिफिक ट्रेडिंग समिट। 10 अलग अलग देशों से ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में उसने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी प्रेजेंट की, कैसे एक इंडियन मार्केट का छोटा सा ट्रेडर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा। उसने समझाया कि उसकी सक्सेस का असली आधार क्या था। रिस्क मैनेजमेंट की कढ़ाई, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ताकत और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। कॉन्फ्रेंस का रिस्पॉन्स बेहद पॉजिटिव रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी स्टोरी को हाईलाइट किया। ब्लूमबर्ग, राइटर्स जैसी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने उस पर फीचर्स पब्लिश की। धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी में
उसकी पहचान तेजी से बढ़ने लगी। कई इंटरनेशनल हेज फंड्स ने उससे पार्टनरशिप की पेशकश की। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने एडवाइजरी सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए और कई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स ने उसके साथ कोलैबोरेशन में दिलचस्पी दिखाई। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान बन चुकी थी, तो पार्टनरशिप ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसने हर ऑफर पर तुरंत छलांग नहीं लगाई। वह जानता था कि गलत पार्टनरशिप एक पूरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उसने एक सख्त सिद्धांत अपनाया, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिर्फ उन्हीं संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया जो उसकी वैल्यूज, उसकी सोच और उसके विजन के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। 33वें महीने में उसने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया, लंदन में ऑफिस खोलने का। लंदन दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक है। यहां से वह पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स को कवर कर सकता था। लेकिन लंदन की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस सेटअप करना इतना आसान नहीं था और न ही सस्ता। यहां ऑफिस रखना सिर्फ एक स्पेस नहीं, बल्कि एक प्रेस्टिज, एक ब्रांड वैल्यू थी। क्लाइंट्स के लिए एक हाई क्लास एड्रेस खुद में भरोसे का प्रतीक होता है। यूके में फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की मंजूरी लेना जरूरी था। यह प्रोसेस बेहद स्ट्रिक्ट था। डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक, फाइनेंशियल हिस्ट्री की स्क्रूटनी, रिस्क फ्रेमवर्क का मूल्यांकन और सभी रेगुलेटरी रेगुलराइजेशंस का पालन, उसने कोई गलती ना हो। इसीलिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को हायर किया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, एक अनुभवी कंप्लायंस ऑफिसर को टीम में जोड़ा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सेट किया और आखिरकार सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद लंदन ऑफिस ऑपरेशनल हो गया। अब उसकी टीम DAX, CAC, FTSE, MIB और कई यूरोपियन इंडेक्सेस में एनालिसिस और ट्रेडिंग सर्विसेज देने लगी। यूरोपियन ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी शुरू हुई। जल्दी ही उसने महसूस किया कि यूरोपियन क्लाइंट्स का माइंडसेट इंडियन क्लाइंट्स से अलग है। वे ज्यादा प्रोफेशनल, डेटा ड्रिवन और प्रोसेस ओरिएंटेड थे। वे हर डिसीजन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चाहते थे, हर एनालिसिस का पूरा बेसिस पूछते थे और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड प्लान्स को प्राथमिकता देते थे। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसने इसे भी उतनी ही मेहनत और सीख के साथ अपनाया। डॉक्यूमेंटेशन पर उनका फोकस और भी बढ़ गया था। यूरोपियन क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, इसलिए हर प्रोसेस को बेहद प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता था। 34वें महीने में उसने न्यूयॉर्क में भी अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने का फैसला किया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वॉल स्ट्रीट ग्लोबल फाइनेंस का दिल। लेकिन यहां एंट्री बहुत मुश्किल थी। SEC रजिस्ट्रेशन, FINRA के रूल्स और स्टेट लेवल लाइसेंसिंग, सब कुछ बेहद स्ट्रिक्ट। इसलिए उसने शुरुआत में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला। इससे वह अमेरिकन मार्केट को गहराई से समझ सकता था। न्यूयॉर्क ऑफिस के लिए उसने ऐसे लोग हायर किए जिनके पास वॉल स्ट्रीट का असली एक्सपीरियंस था, जो US मार्केट्स की नब्ज समझते थे। 35वें महीने में उसने अपना पहला ग्लोबल फंड लॉन्च किया, एक मल्टी करेंसी फंड जो अलग अलग देशों की एसेट्स में इन्वेस्ट करता था। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे बड़ा फायदा था। फंड की इनिशियल साइज कई मिलियन डॉलर रखी गई। दुनिया भर के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया। उसने एक टॉप क्लास टीम बनाई, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, रिस्क एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और रिस्क कंट्रोल के लिए एडवांस टेक सिस्टम लगाए। इन्वेस्टर्स को रेगुलर अपडेट देने का पूरा सिस्टम सेट किया गया। 26वें महीने में ग्लोबल फंड ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। पहले ही साल में 25% रिटर्न, मार्केट एवरेज से कई गुना ज्यादा। और अगर आप भी ऐसी ही ग्लोबल फाइनेंस जर्नी, मार्केट्स की अंदरूनी समझ और रियल ट्रेडिंग ज्ञान सीखना चाहते हैं, तो फाइनेंस विद दिनेश को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी फाइनेंशियल सोच को एक नए लेवल पर ले जाता है।